दर्द जब भी बेजुबान होता है, एक शोला जवान होता है। आग कहीं भी लगी हो बस्ती में, खौफ में हर एक मकान होता है। दोस्तों, आज हम अपनी बात इसी शेर के साथ शुरू करना चाहते हैं। हम बात करते हैं न्याय की, लेकिन अपने आंखों के सामने ही अन्याय होते हुए देखते हैं। हमारी पूरी पूरी न्यायपालिका इस अन्याय की साक्षी है। हमारी पूरी लोकतांत्रिक सरकार, विशेष रूप से केंद्र सरकार, इस अन्याय की साक्षी है या कहीं इस अन्याय में बराबर का हिस्सेदार है। और देश के बहुत सारे बुद्धिजीवी जो अपने बुद्धिजीवी होने का बहुत ही राग अलापते रहते हैं, वे सब लोग भी इस मुद्दे पर खामोश हैं। अब वक्त आ गया है मुक्तिबोध की पंक्तियों को याद करने का कि अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे। आज के हालात ऐसे हैं कि आपको अपनी जबान खोलनी होगी। दरअसल हमने देखा कि हाल ही में हमारे देश में 2 आंदोलन हुए। एक आंदोलन की बहुत चर्चा चली, जेएनजी का दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन, कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में, जिसके लीडर थे अभिजीत दीपके। और दूसरी ओर हमने देखा कि उसी जंतर मंतर पर कुछ दिनों बाद एक और शांतिपूर्ण, अहिंसक और न्यायपूर्ण आंदोलन हुआ, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। एक आंदोलन एक मंत्री के त्यागपत्र के लिए था, क्योंकि वे अपने दायित्वों का ठीक से निर्वाह नहीं कर पा रहे थे, परीक्षाओं का ठीक से संचालन नहीं करवा पा रहे थे, और इसलिए उस आंदोलन का संबंध शिक्षा से और छात्रों से तो था। दूसरे आंदोलन का भी संबंध शिक्षा और छात्रों और रोजगार से ही था। लेकिन सरकार ने इन दोनों ही आंदोलनों के प्रति भिन्न भिन्न रवैया अपनाया। एक आंदोलन जिसमें संविधान का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया गया, प्रधानमंत्री से लेकर के सभी उच्च पदस्थ लोगों का मखौल उड़ाया गया, यहां तक कि भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियां दी गई। फिर भी उस आंदोलन को सरकार ने 21 दिनों तक होने दिया, और उन आंदोलनकारियों का दुस्साहस इतना अधिक बढ़ा कि उन्होंने संसद पर धावा बोलने का दुस्साहस तक किया। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई। जांच का विषय है कि वो कार्रवाई कितनी उचित थी, कितनी अनुचित थी। लेकिन देखा यही गया कि सरकार उन संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों और नेताओं के समक्ष दंडवत करती हुई, नतमस्तक होती हुई दिखाई पड़ी। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने मोबाइल पर एक वीडियो या रील जारी किया, और एक प्रकार से उस वीडियो में भी उन्होंने उन आंदोलनकारियों के समक्ष या तथाकथित जेएनजी के समक्ष नतमस्तक होने वाली भावभंगिमा ही प्रदर्शित की। अपनी बात के लिए लोकतंत्र में पूरा पूरा स्थान है, और हर व्यक्ति को या हर संगठन को अपनी बात को कहने का पूरा पूरा अधिकार भी होना चाहिए, चाहे वो बात कैसी भी हो, लेकिन उस बात को सुना जाना चाहिए। मुझे याद आ रही है प्रसिद्ध राजनीतिक चिंतक जॉन स्टुअर्ट मिल की बात, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि किसी बात को कहने वाला कोई एक व्यक्ति हो और से सभी लोग उस बात के विरोधी हों, फिर भी उस एक व्यक्ति को भी अपनी बात को कहने का उतना ही अधिकार है जितना कि शेष सभी लोगों को अधिकार है। यही विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारा संविधान इस विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। खुद हमारे संविधान की प्रस्तावना में भारत के
सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय उपलब्ध कराने की बात कही गई है और ये तो हमारा मूल अधिकार है। लेकिन सरकारें क्यों दोहरा मापदंड अपनाती है, व्यवस्था क्यों दोहरा मापदंड अपनाती है? यदि दो अलग अलग तरह के संगठन अपनी इसी स्वतंत्रता का उपयोग करते हैं, जहां पर पूरी शालीनता और मर्यादा के साथ जंतर मंतर पर यह रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन किया गया। मैं इसके समर्थन और विरोध की बात नहीं करता। मुख्य मुद्दा है कि लोकतंत्र में यदि किसी चीज से लोग असहमत हैं तो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक ढंग से उनको अपनी बात कहने का पूरा पूरा अवसर प्राप्त होना चाहिए। यदि वो संविधान की सीमाओं में, मर्यादा में, मानवीय गरिमा के अनुकूल शालीनता और शिष्टता कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी बात कही जा रही है। इस आंदोलन के संबंध में ऐसी कोई भी बात नहीं थी जिसको कि असंवैधानिक कहा जाए या गैर कानूनी कहा जाए या अमर्यादित कहा जाए। फिर भी इन आंदोलनकारियों को, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के आंदोलनकारियों को वहां पर पूरे 24 घंटे भी उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई और उनको वहां से जबरदस्ती हटा दिया गया। जो अपनी बात बहुत ही शालीनता और मर्यादा के साथ कह रहे थे। सरकार को उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए था या ध्यान नहीं देना चाहिए था, लेकिन अपनी बात को कहने का पूरा मौका देना चाहिए था या सरकार को आधार बताना चाहिए था कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, किस कानून के अंतर्गत इन लोगों को अपनी बात कहने या अपना आंदोलन करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जबकि इसी सरकार के अंतर्गत कुछ ही दिनों पूर्व 20, 21, 22 दिन तक एक अराजकता का माहौल बनाया गया इसी सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों के द्वारा, और उनकी हर प्रकार की ज्यादती और असंवैधानिक गतिविधियों के बावजूद सरकार ने आवश्यकता से अधिक धैर्य का परिचय दिया और उनके विरुद्ध यहां तक कि किसी भी प्रकार के कार्रवाई न करने का आश्वासन तक दिया। हास्यास्पद तो ये था कि हमारे सरकार के प्रतिनिधि दो बार एक ऐसी संस्था से बात करने के लिए उनके डिक्टेट्स के अनुसार खुद उनके द्वारा बताए गए स्थान पर मिलने के लिए गए, जबकि वह संस्था किसी नियम कानून के अंतर्गत मान्यता प्राप्त संस्था नहीं थी, कुछ समय पूर्व ही बनाई गई संस्था थी और उसके द्वारा हर प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा था। बावजूद इसके उसके समक्ष नतशीश होते हुए हमारे सरकार के प्रतिनिधि, हमारे सरकार के मंत्री देखे गए और इतना ही नहीं, उनके कहने पर मंत्री को त्याग पत्र भी देना पड़ा। दूसरी ओर अपनी बात को पूरी मर्यादा के साथ कहने की कोशिश की गई और रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के आंदोलनकारियों के द्वारा पूरे संवैधानिक गरिमा के साथ एक मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई। बावजूद इसके सरकार ने उनको आंदोलन करने का मौका नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि दोहरा मापदंड क्यों है? चर्चा होनी चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में भी रिजर्वेशन को एक परमानेंट या अस्थायी प्रावधान के रूप में नहीं रखा गया। चाहे वह नौकरियों में रिजर्वेशन की बात हो या लोकसभा और विधानसभाओं के लिए स्थान को आरक्षित करने की बात हो। मूल संविधान के अंतर्गत मात्र 10 वर्ष के लिए यह व्यवस्था की गई थी और
निश्चित रूप से हमारे संविधान निर्माताओं का ये उद्देश्य रहा होगा और उन्हें अपेक्षा भी रही होगी कि शायद 10 वर्ष के बाद इसकी जरूरत ही ना पड़े, और ये आदर्श स्थिति है कि हमारे देश के सभी लोग समान हो जाएं, किसी को किसी बैसाखी की जरूरत ना पड़े। फिलहाल इस आरक्षण की आवश्यकता समाप्त नहीं हुई, इसलिए उसे आगे बढ़ाया जाता रहा और आज तक बढ़ाया जाता रहा है। निजी तौर पर मेरा ये मानना है कि वास्तव में कुछ चीजें तो ऐसी होनी चाहिए जहां पर प्रतिभा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए और उसके संबंध में किसी भी प्रकार का आरक्षण भी नहीं होना चाहिए। मैं फिर से अपनी बात कर रहा हूं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो अत्यंत संवेदनशील है, अत्यंत महत्वपूर्ण है और वहां पर प्रतिभा को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाना चाहिए और वहां पर किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर सेना में, पुलिस में, मेडिकल के क्षेत्र में या जितने भी हमारे वैज्ञानिक शोध करने वाले संस्थान हैं, ऐसे संस्थानों में, प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए संस्थानों में और इसके साथ साथ विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में प्रवेश के संबंध में भी किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं होना चाहिए और शिक्षकों की भर्ती में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्र हैं वहां पर सरकार लोगों की जरूरत के हिसाब से जो भी आरक्षण की व्यवस्था करना चाहे करे। सबसे पहली बात तो कि आखिर कब तक आरक्षण चलता रहेगा। संविधान के लागू हुए 75 वर्ष हो गए, फिर भी 75 वर्ष कम नहीं होता है, 3/4 शताब्दी। जिस व्यवस्था को मात्र 10 वर्ष के लिए रखा गया था, तो चलो 10 वर्ष के बदले 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, 50 वर्ष तक बढ़ा दिया, 75 वर्ष तक। और आखिर आरक्षण हो भी तो उसका क्या आधार होना चाहिए। हमारे संविधान में, संविधान के चाहे अनुच्छेद 15 का क्लास 4 हो या 16 का क्लास 4 हो, समाज के कुछ वर्गों के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की गई। हालांकि फिर से मैं बता दूं, इसके साथ एक अनुच्छेद 335 भी है, उसमें यह कहा गया है कि इस प्रकार का आरक्षण करते समय इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि इससे लोक सेवाओं की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर न पड़े। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदिरा साहनी के केस में मंडल कमीशन को लागू किए जाने के बाद जब उसे कोर्ट में चैलेंज दिया गया तो न्यायालय ने आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित कर दी थी, ताकि आरक्षण तो हो लेकिन इसके साथ साथ लोक सेवाओं पर उसका बहुत अधिक दुष्प्रभाव भी न होने पाए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू हुए भी अब लगभग 35 वर्ष हो गए। आखिर कब तक? ऊपर से बिना मांगे, ये सरकार ऐसी है जो बिना मांगे काम करती है। बिना मांगे सवर्णों के कोटे के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था संविधान के 103वें संशोधन के द्वारा कर दी गई। किसी ने मांग नहीं की, केवल फूट डालो और राज करो की नीति पर सरकार चल रही है और जितने भी समुदाय हैं, जितने भी वर्ग हैं, उन वर्गों के भीतर भी उपवर्गों के रूप में बांट बांट करके इस प्रकार की व्यवस्था करती जा रही है। इसी तरह से यूजीसी बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोर्ट ने कुछ निर्देश दिया था, पहले से 2012 से वो चला रहा था। कोर्ट के निर्देशानुसार उसमें थोड़े मोड़े सामयिक बदलाव करके उसको जैसा था वैसे रखना चाहिए था, लेकिन सरकार ने जबरदस्ती बर के छत्ते में हाथ डाला और पूरे सामाजिक ताने बाने को ऐसा छिन्न भिन्न कर दिया है कि मुझे तो आशंका है कि देश जातिगत संघर्ष और एक गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा है।
आखिर सरकार चाहती क्या है? दूसरी बात ये कि चर्चा तो होनी चाहिए ना। 75 वर्ष हो गए, किसी बात पर चर्चा तो होनी चाहिए। आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस पर चर्चा होने से आरक्षण तो समाप्त नहीं होने जा रहा है, फिर चर्चा को ही रोकने का क्या औचित्य है? इसी प्रकार से आरक्षण का आधार, तो आरक्षण का आधार, आर्थिक आधार सबसे अच्छा आधार, क्योंकि गरीबी, आर्थिक असमर्थता न जाति जानती है, न धर्म जानती है, न क्षेत्र जानती है, न भाषा जानती है। इसलिए हर अभावग्रस्त व्यक्ति को यदि आरक्षण देना ही है तो उसकी आर्थिक अक्षमता के आधार पर आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। सबसे खास बात कितना हास्यास्पद है कि जो लोग विगत 75 वर्षों से आरक्षण का लाभ उठाकर इस देश में उच्च पदों पर विराजमान हैं, वे सांसद हैं, विधायक हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत विभागीय सेक्रेटरी या सचिव के पद पर कार्यरत हैं, आईजी हैं, डीजीपी हैं, ऐसे लोगों के परिवार के बच्चों को भी अभी भी आरक्षण मिल रहा है। संविधान कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए यह होना चाहिए। क्या आईएएस का बच्चा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ हो, वो भी तब जबकि उनकी कई पीढ़ियां उस आरक्षण का लाभ उठा चुकी हो अब तक? क्या एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री का बच्चा इसलिए कि वह अनुसूचित जाति से संबंधित है, वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उनको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए? लेकिन अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के प्रत्येक राजनीतिक दल इस मुद्दे पर मौन हो जाता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ओम प्रकाश राजभर जी का, जिन्होंने आज ही बयान दिया कि निश्चित रूप से दलित समुदाय के अंतर्गत जो लोग आरक्षण का लाभ उठा करके शीर्ष पदों पर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को आरक्षण की सुविधा अब नहीं मिलनी चाहिए। आरक्षण को खत्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, वैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए, ताकि आरक्षण सीमित है तो उसका लाभ हमेशा ही आरक्षित वर्ग में ऊपर उठ चुके लोग ही प्राप्त करते रहेंगे। तो वास्तव में जिनको आरक्षण की आवश्यकता है, उस समुदाय के पिछड़े हुए लोगों को, कमजोर लोगों को, उन तक तो आरक्षण का लाभ पहुंच ही नहीं पाएगा। और वास्तव में यही कारण है कि 75 वर्ष हो गए, फिर भी गांव में, देहातों में या शहरों में भी बहुत जगह पर अभी भी भूखे, नंगे, असमर्थ, अशिक्षित लोग पड़े हुए हैं 75 वर्ष की आजादी और आरक्षण के बाद। और उसी समुदाय के लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री बनकर मौज भी कर रहे हैं। तो ये आखिर कौन सा भारत हम बनाना चाहते हैं? सत्य को कब तक हम दबाने की कोशिश करेंगे? हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली बार कहा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस गवई जो स्वयं दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि दलित समुदाय के अंतर्गत भी क्रीमी लेयर की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन हमारी सरकारें उस समुदाय के कुछ महत्वाकांक्षी और प्रभावशाली सांसदों और विधायकों के दबाव में आकर के न्यायपालिका के द्वारा दिए गए निर्णय या दिए गए विचार को भी धता बताते हैं। इसलिए वक्त आ गया है कि हम अपने संविधान की मूल भावना को पहचानें। संविधान भारत के सभी लोगों को स्वतंत्रता, समानता और न्याय उपलब्ध कराने की बात करता है। संविधान भारत के सभी लोगों की गरिमा की बात करता है। ऐसे में
लगातार एक वर्ग की उपेक्षा करते रहना, एक वर्ग को खुलेआम गाली गलौज देते रहना, और यदि प्रतिक्रिया में उस वर्ग के द्वारा किसी अन्य समुदाय के लिए हल्का सा कोई अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर दिया गया तो उसे तुरंत जेल में भेज देना और उसका जमानत तक न हो पाना। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को एकदम गलत बताया और इसमें संशोधन करने की बात कही। फिर भी सरकार ने अपने वोट बैंक के चलते न्यायालय के फैसले को बदलने का काम किया। आखिर सहन करने की एक सीमा होती है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि दर्द जब भी बेजुबान होता है, एक शोला जवान होता है, आग कहीं भी लगी हो, खौफ में हर एक मकान होता है। आज हमारे भारत की यही स्थिति है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों।